नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में, भारत का खास टेलीविजन शो जो समझाता है फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी की नई दिशा को। मैं हूं दानवीर सिंह, आपका होस्ट, नई दिल्ली से। इस सप्ताह हम 4 स्टोरीज का विश्लेषण करेंगे जो दिखाती है भारत के उभरते कॉन्फिडेंस को। नई मिसाइल डील्स और प्रोडक्शन लाइंस से लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ गहरी होती नेवल कोऑपरेशन तक, और एक चाइनीज कदम जो हिला सकती है ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स को। और आखिर में होगा माय टेक, पाकिस्तान क्यों अनकंफर्टेबल है जब भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। भारत ने 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों की बैठक चीफ्स कॉन्क्लेव की मेजबानी में की। इस बैठक में 33 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेता शामिल हुए, जहां उन्होंने ऑपरेशनल चुनौतियों और नए वैश्विक खतरों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहयोग को और मजबूत करना, सर्वोत्तम अनुभव साझा करना और भविष्य में शांति स्थापना अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों की बैठक यानी चीफ्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस बैठक में प्रमुख और प्रतिनिधि मंडलों के नेता शांति स्थापना अभियानों में आपसी सहयोग, समावेशिता और तकनीक पर अपने विचारों को साझा किया। 3 दिन चले इस कार्यक्रम में रक्षा प्रदर्शनियां, द्विपक्षीय बैठकें और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल था। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास का चौथा संस्करण पर्थ के इरविन बैरक्स में हुआ। इस अभ्यास का फोकस शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आपसी सहयोग और संयुक्त संचालन पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के समय इस अभ्यास को आयोजित किया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। सितंबर के अंत तक रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने 1.8 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत बजट का 50% से अधिक खर्च कर लिया है। 92,211 करोड़ रुपए के इस खर्च से प्रमुख सैन्य प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम समय पर प्राप्त होंगे। भारत के कोस्ट गार्ड के डीजी परमेश शिवमणि भारत का प्रतिनिधित्व सिडनी में 21वें हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। थाईलैंड के मरीन एनफोर्समेंट कमांड सेंटर के साथ द्विपक्षीय बातचीत में कानून परिवर्तन और समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन बैठकों से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत हुई। यूनाइटेड किंगडम और भारत ने 350 मिलियन पाउंड की एक मिसाइल डील पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐसा समझौता है जो पुराने रिश्तों को नए स्ट्रेटेजिक इंटेंट से जोड़ता है, और इस एग्रीमेंट के तहत यूके बेस्ड MBDA भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सप्लाई करेगा। ये पैक्ट टेक्नोलॉजी शेयरिंग और भविष्य के को डेवलपमेंट की दिशा में भी रास्ते खोलता है, खासकर इंजन सिस्टम्स और सेंसर के क्षेत्र में। ब्रिटेन ने भारत को यूके मैन्युफैक्चर्ड लाइट वेट मिसाइल सप्लाई करने के लिए 350 मिलियन पाउंड्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये घोषणा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुंबई मुलाकात के दौरान हुई, जहां दोनों नेताओं ने ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन को गहराई देने की बात भी की। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह डील आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है या उसे पीछे छोड़ती है। विशेषज्ञों का कहना है सिलेक्टिव इंपोर्ट्स तब तक जरूरी हैं जब वे टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन बढ़ाएं, ना कि लंबी अवधि की निर्भरता।
भारत का लक्ष्य है पार्टनरशिप ड्रिवन प्रोडक्शन, ना कि प्रोक्योरमेंट ड्रिवन डिपेंडेंसी। यह डील आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को और सशक्त बनाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट थालेस नदर्न आयरलैंड फैक्ट्री में 700 नौकरियों को सुरक्षित रखेगा। ये फैक्ट्री यूक्रेन के लिए भी LMM मिसाइलें बनाती है। ये समझौता एक ब्रॉडर कॉम्प्लेक्स वेपन्स पार्टनरशिप की नींव भी रखता है, जिस पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। ब्रेक्सिट के बाद के दौर में अब यूनाइटेड किंगडम अपने स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड तलाश कर रहा है और भारत प्रिसीजन और लिथैलिटी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये साझेदारी ट्रांस कॉन्टिनेंटल डिफेंस कोलैबोरेशन को नई परिभाषा दे सकती है। इंडिया यूके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल यानी LMM भारतीय थल सेना की टेक्टिकल यूनिट्स को मिलेंगी। इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल यूक्रेन में रशियन ट्रूप्स के खिलाफ भी किया जा रहा है। ये मिसाइल एक इन्फेंट्री सोल्जर द्वारा शोल्डर लॉन्च की जा सकती है, आर्मर्ड व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर में भी फिट की जा सकती है। यहाँ तक कि नेवल शिप्स पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। भारतीय सेना के लिए ये मिसाइल लाइट आर्मर्ड और ट्रैक्ड व्हीकल से लेकर एरियल टारगेट्स तक को 6 किलोमीटर तक मार गिरा सकती है। लेजर बीम गाइडेंस पर आधारित यह 13 किलो की मिसाइल 1.5 माक की रफ्तार से उड़ती है और 2019 से ब्रिटिश सेना में अपनी सर्विसेज दे रही है। इस मिसाइल को मार्लेट भी कहा जाता है। एक काल्पनिक चिड़िया के नाम पर है जो कभी भी ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, हमेशा उड़ती रहती है। ब्रिटिश आर्मी ने इसे अपने हेलीकॉप्टर यूनिट्स और कुछ नेवल प्लेटफॉर्म्स में भी शामिल किया है। अर्बन कॉम्बैट के लिए डिजाइन की गई ये मिसाइल भारत के पश्चिमी बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद टेरर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाने में बहुत अहम भूमिका भी निभा सकती है। इस हफ्ते भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में 2 बड़े माइलस्टोन दर्ज किए गए। पहला, भारतीय नौसेना की नई स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी त्रिनेत्र का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ और दूसरा HAL की तेजस मार्क 1 अल्फा की प्रोडक्शन लाइन नासिक में। त्रिनेत्रा, जिसका अर्थ है तीसरी आंख, भारत को मिसाइल और रॉकेट के हाई एनर्जी टेस्टिंग की स्वदेशी क्षमता प्रदान करेगी। और उधर नासिक में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दूसरी तेजस मार्क 1 अल्फा असेंबली लाइन से पहले विमान को रोल आउट किया, जिससे भारत की फाइटर जेट प्रोडक्शन कैपेसिटी अब 8 से बढ़कर 16 विमान प्रतिवर्ष की हो गई है। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में उद्घाटित यह अत्याधुनिक सुविधा भारत की इंडिजिनस वेपन टेस्टिंग इकोसिस्टम में एक अहम कदम है। ये फैसिलिटी पूरी तरह से इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप्ड है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा योगदान है। ये भारत की क्षमता को मजबूत करती है, जिससे वह अपने ही तकनीकी ढांचे से एडवांस नेवल वेपन्स की जांच और उनको मान्यता दे सके। त्रिनेत्रा अब नेवल वेपन सिस्टम्स की कॉम्बैट वर्दीनेस की वैज्ञानिक जांच में मदद करेगा। ये फैसिलिटी मिसाइल्स, रॉकेट्स और उनसे जुड़े सिस्टम्स के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को रियल टाइम में कैप्चर करेगा, जिससे वेपन्स रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल प्रिसीजन दोनों में सुधार होगा। इससे इंडियन नेवी को अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप्स और मिसाइल सिस्टम्स की कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने के लिए एक इंडिजिनस डेटा ड्रिवन इकोसिस्टम मिलेगा। त्रिनेत्रा का कमिश्निंग नेवी की वेपन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा माइलस्टोन है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को और मजबूत बनाता है। इससे इंडियन नेवी को कॉम्बैट रेडीनेस, मिशन रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में बढ़त मिलेगी। ये कह सकते हैं, नेवी को अब मिला है एक नया नजरिया, एक नई नजर और तीसरी आंख।
विशाखापट्टनम की त्रिनेत्र फैसिलिटी और नासिक की तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोडक्शन लाइन दोनों मिलकर भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को एक परिपक्वता देती है। आज भारत की मिलिट्री रेडीनेस किसी फॉरेन वेयरहाउस से नहीं बल्कि अपने ही कारखानों की ताकत पर निर्भर है। जैसे जैसे चीन का प्रभाव इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजदीकियां भी गहराती जा रही हैं, न सिर्फ कूटनीति में बल्कि समुद्र के भीतर भी। दोनों देशों ने एक नए सिक्योरिटी डील पर साइन किए हैं, जिसमें जॉइंट मिलिट्री टॉक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सबमरीन कोऑपरेशन शामिल है। ये पैक्ट दोनों नौसेनाओं के बीच सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स इंटरऑपरेबिलिटी को भी इंटीग्रेट करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्लेस ने कैनबरा में एक नए बायलैटरल सिक्योरिटी डील को साइन किया, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक में स्थिरता को और मजबूत करना है। ये समझौता दोनों सेनाओं के बीच जॉइंट स्टाफ टॉक्स के लिए नया मंच स्थापित करता है और सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन को बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर कहा है। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अब पहले से कहीं अधिक मिलते जुलते हैं। राजनाथ सिंह की ये यात्रा 2013 के बाद किसी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा है। रिचर्ड मार्लेस ने कहा, ये नई व्यवस्था हमारे डिफेंस पार्टनरशिप की तेजी से बढ़ती गहराई और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत का बढ़ता डिफेंस एंगेजमेंट जुलाई में और स्पष्ट हुआ जब इंडियन फोर्सेस ने पहली बार तालिस्मान सेबर 2023 अभ्यास में भाग लिया। ये यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ बाइनियल ड्रिल अब एक वैश्विक मल्टीनेशनल इवेंट बन चुका है। इस वर्ष 19 देशों के 35,000 से अधिक सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के साथ क्वाड अलायंस का हिस्सा है। इसका उद्देश्य एक फ्री, ओपन और सिक्योर इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करना। ये नया समझौता इसी सहयोग को और संस्थागत बनाता है। स्ट्रक्चरल मिलिट्री डायलॉग्स और एक्सपेंडेड ऑपरेशनल लिंकेजेस के जरिए। विशेषज्ञों का कहना है कि ये यात्रा रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि इंडिया अपने साझेदारों के साथ मिलकर चाइना की बढ़ती दखलंदाजी को संतुलित कर रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखते हुए क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्षेत्रीय कूटनीति में अधिक प्रभावी भूमिका निभा पा रहा है। भारत के साथ हुआ ये पैक्ट ऐसे समय में आया है जब ऑस्ट्रेलिया अपना रीजनल डिफेंस नेटवर्क तेजी से बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने पपुआ न्यू गिनी के साथ एक डिफेंस इंटीग्रेशन ट्रीटी भी साइन की है। इन दोनों कदमों से स्पष्ट है कि कैनबरा अब इंडो पैसिफिक डिफेंस आर्किटेक्चर में एक बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाई लेवल टॉक से लेकर जॉइंट एक्सरसाइजेज और अब एक औपचारिक सिक्योरिटी पैक्ट तक, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक ऐसी डिफेंस पार्टनरशिप गढ़ रहे हैं जो भरोसे, आपसी सहयोग और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के साझा लक्ष्य पर आधारित है। भारत के लिए अब यह सिर्फ इंडियन ओशन की कहानी नहीं है, बल्कि पैसिफिक तक फैले नए अलायंस और डेटरेंस की परिभाषा भी है। अक्टूबर 2025 में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को और सख्त कर दिया। अब एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट कड़ी हो गई है, खासकर उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर जो डिफेंस और सेमीकंडक्टर उद्योगों में इस्तेमाल होती है। बीजिंग ने इस कदम को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पर सही ठहराया है, लेकिन असल में इसका पूरा असर ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स पर बुरा पड़ेगा। चाइना ने
एक बार फिर से ट्रेड वेपनाइजेशन का सहारा लिया है, इस बार रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर सख्त नियंत्रण लगाकर। ये वही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिन्हें मिसाइल्स, रेडार्स, फाइटर जेट्स और सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के लिए चुनौती साफ है, अब समय है डोमेस्टिक एक्सट्रिकेशन, रिसाइकलिंग और जॉइंट वेंचर्स पर तेजी से काम करने का, खासकर ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे साझेदारों के साथ। चाइना ने इन रेयर अर्थ्स पर नियंत्रण लगाकर ग्लोबल टेक वॉर में एक नया मोर्चा खोल दिया है। इन रेयर अर्थ से चलते हैं स्मार्टफोन्स, ईवी, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स। इन नए पाबंदियों ने डिफेंस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हलचल मचा दी है। बीजिंग ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 5 नए रेयर अर्थ एलिमेंट्स जोड़ दिए हैं, जिससे कुल संख्या 12 की हो गई है। अब पाबंदियां सिर्फ रॉ मटेरियल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिफाइनिंग, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग और रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजीज पर भी लागू हैं। ये नियम अब उन फॉरेन फर्म्स पर भी लागू होंगे जो चाइनीज ओरिजिन टेक्नोलॉजी या मटेरियल्स का इस्तेमाल चाइना से बाहर करते हैं। यानी कि बीजिंग अब अपने रेगुलेशंस को ग्लोबल लेवल पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। जहां बात डिफेंस या एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग की हो, एक्सपोर्ट अप्रूवल्स लगभग नामुमकिन होंगे। यह अब साफ नहीं है कि चाइना इन नियमों को विदेशी कंपनियों पर कैसे लागू करेगा, लेकिन इतना तय है कि पालन न करने वालों के लिए सप्लाई कट ऑफ का खतरा रहेगा। और यही अनसर्टेनिटी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिला देने के लिए काफी है। दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ प्रोड्यूसर के रूप में चाइना का यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, विंड टर्बाइंस और डिफेंस सिस्टम तक सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग टूल है, खासकर शी और ट्रंप के संभावित समिट से ठीक पहले का एक रणनीतिक दांव। इसका असर काफी महंगा साबित हो सकता है। सेमीकंडक्टर जायंट्स जैसे TSMC को उत्पादन में देरी झेलनी पड़ सकती है, और जैसे जैसे कंपनियां वैकल्पिक स्रोत खोजेंगी, चिप्स, मैग्नेट्स और डिफेंस कंपोनेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी। अब यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतें रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स को चाइना से अलग करने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। भारत के लिए यह चुनौती और गंभीर है, क्योंकि ज्यादातर रेयर अर्थ मैग्नेट्स अभी भी चीन से ही आते हैं। सेल्फ रिलायंट प्रोडक्शन अब सिर्फ इकोनॉमिक गोल नहीं रहा है, यह नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव बन चुका है। इन मिनरल्स के प्रभाव को नियंत्रित करके चीन अब ग्लोबल इनोवेशंस की गति और मॉडर्न वॉरफेयर की धड़कन दोनों पर नियंत्रण रख पाएगा। इस रणनीतिक खेल में अगली आर्म्स रेस शायद हथियारों से नहीं बल्कि मेटल से लड़ी जाएगी। जैसे जैसे ग्लोबल पावर्स मिनरल सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रही है, 21वीं सदी का असली युद्ध क्षेत्र शायद जमीन के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे छुपा होगा। पाकिस्तान की बेचैनी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा को लेकर सिर्फ एक राजनीतिक चिंता नहीं बल्कि एक डर है। यह डर उस पुराने नियंत्रण को खोने का जो उसने दशकों तक अफगानिस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव पर बना रखा था। लंबे समय तक इस्लामाबाद ने काबुल को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन आज तालिबान की नई दिल्ली की आउटरीच एक नए युग की ओर संकेत दे रही है। यह भारत एक प्रैग्मेटिक पावर के रूप में सामने आया है, जो बिना औपचारिक मान्यता के भी अपनी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इंटरेस्ट को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी ओर तालिबान के लीडर्स पाकिस्तान की हैवी हैंडेड अप्रोच से नाराज हैं। बॉर्डर क्लैशेस, वीजा कर्व और इकोनॉमिक ब्लैकमेल ने रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। भारत इससे उलट लेजिटिमेसी, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट पेश कर रहा है, वो चीजें जो पाकिस्तान अब गारंटी नहीं कर सकता।
इसलिए पाकिस्तान की एंजाइटी सिर्फ यात्रा की नहीं बल्कि उस प्रभाव के खत्म होने की है जो कभी उसके पास था और भारत के एक रिस्पॉन्सिबल स्टेबलाइजिंग पार्टनर के रूप में उभरने की है। इसी के साथ हम डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। अपने सुझावों और विचारों को #DD with दानवीर के साथ सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।